हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम कुमार वर्मा है और ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। और आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं और इतिहास में भी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें हम सबसे पहले पाषाण काल को पढ़ेंगे। ठीक है, और पाषाण काल के बाद फिर हम जो भी हमारी सभ्यताएं इसके द्वारा जो धीरे धीरे आगे विकसित होती हैं, सैंधव सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता है या जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, इनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें अभी देखेंगे कि किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रही थी। तो सबसे पहले हम कुछ थ्योरी पोर्शन पढ़ते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले पाषाण काल को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सॉरी, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो कैसे हैं, दुर्बोध हैं, है ना, चित्रलिपि है या उनको समझा ही नहीं जा सकता। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की बात हो गई। जब से लिखित विवरण मिलना प्रारंभ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखित विवरण जब से मिलना प्रारंभ होते हैं वह समय ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल जहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। और जिस समय से लिखित विवरण मिलना प्रारंभ होते हैं उसे ही ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के समय जो प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता तथा ताम्र सभ्यता आदि आते हैं। ठीक है, तो पाषाणकालीन सभ्यता में कौन कौन है और आद्य इतिहास के अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता। ठीक है, तो ऐसी जो सभ्यताएं हैं ये सभ्यताएं पाषाणकालीन और आद्य इतिहास के अंतर्गत आती हैं। तो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ से कुछ ऐसी लिपि मिली जिसको पढ़ना संभव नहीं था और उसको आज तक कोई पढ़ भी नहीं पाया क्योंकि वो चित्रलिपि है और उसको थोड़ा समझना डिफिकल्ट है। ठीक है, और कोई ज़्यादा साक्ष्य भी नहीं मिले हैं वहाँ पर, जितना भी है सब जो भी औजार या उपकरण मिले हैं उनके आधार पर इस हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये सभ्यता पहले कैसी रही होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। छठी शताब्दी, ये इम्पोर्टेंट है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। तो कब से? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। तो भारत में इसकी खोज कब प्रारंभ हुई या इसके लिए जो प्रयास करे गए, अनुसंधान किया गया, वो 1863 में किया गया। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण, यहाँ पर देखिए आप, पाषाण निर्मित यानी पत्थरों से निर्मित जो उपकरण थे उसकी अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। तो वो कौन कौन से हैं? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। तो यहाँ पर और हम देखते हैं कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर, देखिए यहाँ पर बात करिए भिन्नता, यानी उपकरण भी जो मिले हैं पाषाण काल में वो भी अलग अलग तरीके के मिले हैं। कुछ उपकरण कैसे होंगे, कुछ साफ नहीं होंगे, कुछ टेढ़े मेढ़े उपकरण होंगे, पत्थरों के उपकरण होंगे, है ना। तो उन उपकरणों के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम उपकरण के आधार पर देखें तो क्रोड उपकरण जैसे हस्तकुठार, खंडक और विदारणी, है ना, तो इनके आधार पर पूरा पाषाण काल को विभाजित किया गया है। जबकि जो फलक उपकरण है, फलक का मतलब ये थोड़े और नुकीले थे और फलकदार थे, पैने थे, तो इस आधार पर मध्य पाषाण काल को विभाजित किया गया, है ना। और उच्च प्रापाषाण काल जो है इसमें क्या थे? दक्षिणी और खुरचनी उपकरण, यानी कुछ छोटे भी उपकरण मिले और वो इनसे भी ज्यादा अच्छे थे, इसलिए इसको उच्च पुरापाषाण काल नाम दिया गया। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी, तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम जो पंजाब की सोहन नदी है जो कि इस समय पाकिस्तान में है, तो वहाँ से चापर चाम्पिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो चापर चाम्पिंग पेबुल संस्कृति जो थी उसके कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं।
सर्वप्रथम मद्रास के समीप बद मदुरई तथा अत्रिमपक्कम से हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। तो हैंडेक्स जो संस्कृति थी वहां से कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये जगह कौन सी है? मद्रास के बद मदुरई और अत्रिमपक्कम। ठीक है। इस संस्कृति के अन्य उपकरण, जैसे इस संस्कृति के कुछ अन्य उपकरण भी थे, जैसे क्लीवर, स्प्रैकर, तो ये भी वहां से प्राप्त हुए हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। तो देखिए, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे जो है उसमें जो वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ये एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास जो पल्लवरम नामक स्थान है वहां से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया। हैंडेक्स का मतलब हो गया कि जो एक एक्स का मतलब कुल्हाड़ी है ना, तो हाथों से चलाई जाने वाली कुल्हाड़ी, तो हाथों से चलाई जाती है, तो वहां से पहला उनको एक हैंडेक्स प्राप्त होता है। और ये मद्रास की बात चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, हम शुरू से ही मद्रास के आसपास की बात यहाँ पर शुरू होती है। उनके मित्र विलियम किंग्स, उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? जो अत्रिमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। तो देखिए, पूर्व पाषाण काल है ना, तो उन्होंने अत्रिमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण थे उनको खोजा। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। तो कहाँ पर किए? एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी, है ना, सोहन घाटी में वहां पर अनुसंधान किया। और फिर बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो जे.आर. शर्मा हैं, उन्होंने अनुसंधान किया। तो यहाँ पर दो जगह अनुसंधान हुआ 1935 में। कहाँ पर? जो डी टेरा थे उन्होंने एल कैम्ब्रिज अभियान दल से सोहन घाटी में अनुसंधान किया, और जबकि जो बेलन घाटी है वहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो निर्देशक थे जे.आर. शर्मा जी, है ना, सॉरी निर्देशक नहीं, जो वहाँ के जे.आर. शर्मा थे, प्रोफेसर थे या जो भी हैं, तो उन्होंने अनुसंधान किया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा प्राप्त होती है। तो देखिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित, अस्थि का मतलब वो हड्डियों से निर्मित एक मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखी है। ठीक है। फलकों की अधिकता के कारण, अगर यहाँ पर हम देखें तो फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि फलकों की बहुत ज़्यादा अधिकता थी, तो इसीलिए इस काल को हम मध्य पुरापाषाण काल या फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर जो निर्माण हुआ है वो क्वार्टजाइट पत्थरों से हुआ है। पुरापाषाण कालीन जो मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस और कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से वो अपरिचित थे, इसलिए वो कच्चा ही मांस खाते थे। इस युग का मानव था वो शिकारी और खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। तो ये कब की बात हो रही है? पुरापाषाण काल की, क्योंकि पुरापाषाण कालीन जो मानव था वो पूर्णतः प्राकृतिक ही था वो। ठीक है। तो उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक तरीके से वो, जैसे मनुष्य, एक तरीके से हम यूँ कह लें, जिस तरीके से पशु होता है उसी तरीके से ये भी थे। ठीक है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल, जो कार्लाइल हैं, तो उनके द्वारा विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले गए। ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के जो विषय में जानकारी मिलती है वो 1867 से 68 के मध्य में मिलती है, और किसके द्वारा? आर्कीबाल्ड कार्लाइल के द्वारा मिलती है। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर से बहुत छोटे थे। तो जो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो सूक्ष्म पाषाण काल या पत्थर के बहुत छोटे औजार होते थे। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे। गुजरात स्थित लंगनाज, जो लंगनाज है, वहां से सर्वप्रथम ये चीजें प्राप्त हुई हैं।
तो गुजरात स्थित लंगनाथ सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल माना जाता है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त होते हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन मैदाहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैदाहा। ये क्वेश्चन किया भी जा चुका है कि जो मध्यकालीन जो हड्डियां और सींग के बने जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो जगह कौन सी है, तो मैदाहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी जी.आर. शर्मा ने मैदाहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। पहला क्षेत्र कौन है, झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। तो ये किसने कहा है, जी.आर. शर्मा ने, उन्होंने मैदाहा के बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे जो हैं, उनके द्वारा एक लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में मैदाहा, सराय, नाहरराय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो डॉक्टर जय नारायण पांडे थे उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई पुरातत्व विमर्श, तो वहाँ पर मैदाहा, सराय नाहरराय एवं दमदमा तीनों ऐसे स्थान थे जहाँ पर हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर इन समाधानों में 5 समाधान युग्म है और एक समाधान जो है उसमें 3 मानव कंकाल है। ठीक है, जिनको एक साथ दफनाया गया था। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल हड्डियां वहां पे मिली हैं, मानव का कंकाल मिला है। सराय नाहरराय से ऐसी समाधि मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सराय नाहरराय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो यहाँ की कब्रें थी वो आवास जहाँ पर लोग रहते थे तो उसके अंदर ही वो कब्रें बनाया करते थे। कब्रें छिछली एवं अंडाकार थीं। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो ये विंध्य की बात हो रही है कि जो विंध्य का क्षेत्र था लेखैया के शिलाश्रय में, वहाँ 1 से संख्या जो शिलाश्रय संख्या 1 है, क्योंकि इसको बांटा गया था, इनमें संख्या दी गई थी, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी, तो संख्या जो 1 है वहाँ पर मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लूकास के अनुसार लेखिया में 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है तथा बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है, तो वहां से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और ये पशुपालन मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ है। इसको हमें याद रखना है कि जो पशुपालन हुआ है वो मध्य पाषाण काल से हुआ है और जो इसके साक्ष्य हैं वो एमपी के होशंगाबाद जिले में जो आदमगढ़ जगह है वहां से प्राप्त हुए हैं और जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागोर नामक एक जगह है वहां से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। यहाँ की बात हो रही है मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला है ना, तो रायसेन जिले से भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो अगर मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है वहाँ पर भीमबेटका जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिसमें से 243 क्रमांक दिया गया है। तो 700 से अधिक मिले हैं लेकिन अभी तक 243 ऐसी जगह हैं जहां पर उनको हम क्रमांक दे चुके हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। इनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी जो है वो प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो नवपाषाण काल से प्रारंभ होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने मध्य पाषाण काल में क्या देखा कि पशुपालन प्रारंभ हुआ,
है ना? जबकि पुरा पाषाण काल जो था या पाषाण काल जो था, उसमें हमने देखा था कि जो मनुष्य था वो पूरा-पूरा प्रकृति पर ही निर्भर था। कंद-मूल और कच्चा मांस खाकर वो अपना जीवन यापन कर रहा था और जब मध्य पाषाण काल आता है तो ये पशुपालन भी करने लगता है। इनके औज़ार में भी काफ़ी परिवर्तन आता है ना? और काफ़ी ढेर सारे इनके कंकाल मिले हैं, जैसे कि हम लोगों ने मदाहा और जो अ, दमदमा है और सराय नाहर जगह जो है, तो वहाँ से भी हमें कुछ मृत जो कंकाल हैं वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से जब नवपाषाण काल का प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर हमें खाद्यान्नों का कुछ उत्पादन देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि नवपाषाण काल में हमें कृषि प्रारंभ होने के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसके बारे में अब नवपाषाण काल में हमें यही देखने को मिलेगा कि कृषि कहाँ-कहाँ पर प्रारंभ हुई थी और उसके कहाँ-कहाँ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस काल में गेहूँ की कृषि प्रारंभ हुई थी, ठीक है? गेहूँ की कृषि प्रारंभ हुई थी नवीनतम खोजों के आधार पर, है ना? नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि ये नवीनतम खोज है और इससे हमें पता चलता है कि जो उत्तर प्रदेश में लहुरा देव जो स्थान है, यहाँ से हमें गेहूँ की कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले जब नवीन खोज नहीं हुई थी, तो उस समय ये माना जाता था कि जो मेहरगढ़ जगह है ना, जो कि पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ जगह है, तो वहाँ 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में लहुरा देव जगह पर गेहूं और चावल की जो भूसी थी उसके जब साक्ष्य मिलते हैं, तब पता चलता है कि ये तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य की बात है, ठीक है? तो ये नवीन खोज हुई और अगर ऑप्शन में आता है कि जो कृषि के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं, चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो अगर लहुरा देव ऑप्शन में आता है और मेहरगढ़ भी आता है, तब हम वहाँ पे लौहरा देव को टिक करेंगे, ठीक है? अगर लौहरा देव नहीं आता है, तब मेहरगढ़ को हम टिक करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आगे देखते हैं, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला जो प्राचीनतम चावल का है ना साक्ष्य मिला है, वो कोलडीबा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर मिला है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था ऐसा माना जाता था कि जो चीन के यांगत्जे नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया, ये माना जाता था। जबकि मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व है ना का प्रथम साक्ष्य जो कि मैक्सिको में पाया गया और बाजरा 5500 ईसा पूर्व जो कि चीन में पाया गया, है ना? सोरघम 5000 ईसा पूर्व जो कि पूर्वी अफ्रीका में और जो राई है ये भी 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्वी एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। तो ऐसा माना जाता था, लेकिन जब नवीन खोज हुई तब पता चला कि उत्तर प्रदेश में तो इससे पहले भी खेती होती थी और उसके साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। तो ये भी कब है? नवपाषाण काल की घटना है कि जो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल जो कि बुर्ज होम है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है और बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है? तो अगर प्रश्न ये बनता है कि जो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है और प्लेस दिया जाता है, तो हम बुर्ज होम इसको याद रखेंगे कि बुर्ज होम वो जगह थी जहाँ पर मानव के साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त होता है, ठीक है? गर्द आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं, कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। गुफ कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। तो जो गुफ कराल है ये नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अथवा कुम्हार की गुहा, ठीक है? कुलाल अथवा कुम्हार की गुहा। अब हम कुम्हार जानते हैं, कुम्हार क्या करता है? वो बर्तन बनाता है, मिट्टी के कुछ ना कुछ नई नई चीजें बनाता है। तो यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के कारण जिले में स्थित है, ठीक है? तो जो चिरांद है ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में
बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी एक नई चीज है कि जो नवपाषाण कालीन पुरास्थल है वहां से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास जो बेल्लारी जनपद है वहां से संगन कल्लू नामक स्थान से क्या प्राप्त हुए हैं, पुरास्थल, है ना। तो जो पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है। पिपली खल उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो देखिए यहाँ पर आग की खोज कब हो रही है, जब नवपाषाण काल प्रारंभ हुआ, और नवपाषाण काल प्रारंभ होने के बाद आग की खोज होती है। तो नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना है आग की खोज। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। तो ये आप समझ रहे हैं ना, ताम्र पाषाणिक संस्कृति किसको कह रहे हैं, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस युग में तांबे का जो प्रयोग था ये सबसे पहले हुआ था और ये पत्थर के साथ में चलने लगा था। ताम्र पाषाणिक का अर्थ पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था है। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, तो कहाँ मिलती हैं, दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है यहाँ मिलती हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, है ना। तो पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, पश्चिमी महाराष्ट्र है, और दक्षिण पूर्वी भारत में ये पाई जाती हैं। ठीक है। अब थोड़ा और आगे जाते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद, ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वहां पर काफी सारे स्थल प्राप्त हुए। जब वहां खुदाई हुई तो बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए, जिसमें आहाड़ है, बालाथल है, बागोर है, ओजियाना है और गिलुंद है। तो गिलुंद है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन है, आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद, ये 5 ऐसे स्थल हैं जो दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है वहां से प्राप्त हुए हैं। और ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी, बनास घाटी में। इसीलिए बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो बनास घाटी में स्थित जो भी पुरातत्व खुदाई से जो प्राप्त स्थल हैं, तो उस स्थल की जो संस्कृति है उसको हम क्या बोलते हैं, तो बनास संस्कृति भी उसको कहते हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तावा वाली जगह है, क्योंकि आहाड़ क्या है, ये प्राचीन इसका नाम है और इसमें सबसे ज़्यादा तांबा प्राप्त हुआ, है ना। क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई, इसीलिए हम इसे ताम्रवती के नाम से भी जानते हैं। जो गिलुंद है, बालाथल है, उजियाना है, इनके घरों की चार दीवारी से घेरा गया था। तो जो इनके घर थे उन्हें चार दीवारी से घेरा गया था। आहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप की मृतभांड बने हैं। वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की गई है। कृष्ण लोहित मृतभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरड़ और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात हो रही है, जबकि ये कहाँ था, राजस्थान की बात हो रही थी इसमें, है ना। तो जो राजस्थान था, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उसकी बात हो रही थी। और यहाँ पे पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात हो रही है। तो पश्चिमी जो मध्य प्रदेश था वहाँ से स्थान कौन कौन मिले हैं, जैसे मालवा, कायथा, एरड़ और नवदा टोली। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो नवदा टोली में क्या है, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। कहाँ पर है, खारगोन जिले में। इसका उत्खनन HD
संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृत भांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण हैं। अब आते हैं कायथा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्क समकालीन है। इसके मृत भांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृत भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरड़ की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति, जो कि 1400 से 1700 ईसा पूर्व के हैं, उससे संबंध रखते हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है ना। तो जो जोरवे स्थल खोदे गए हैं उसमें गोदावरी के पास जो दैमाबाद है वो सबसे बड़ा स्थल है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। तो वहाँ पर टोटीदार पात्र भी प्राप्त हुए हैं, जो कि एक विशिष्ट पहचान है जोरवे संस्कृति की। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ प्राप्त हुए हैं? ताम्रपाषाण जो कालीन संस्कृति है, जोरवे संस्कृति है ना, तो वहां पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। ठीक है, तो जो आरंभिक ताम्रपाषाण जो अवस्था थी उनमें इनाम गांव स्थल जो था, इनाम गांव एक जगह है, तो वहां से चूल्हों सहित क्या मिला है? कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा, तो जो पूर्वी भारत है हमारा, ठीक है, पूर्वी भारत है, तो यहाँ से पूर्वी भारत में जो गंगा तटवर्ती चिरांद है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धवान जिले के पांडुराजर, डीबी और वीरभूमि जिले में महस्थल उल्लेखनीय है। ताम्रकालीन स्थल हैं। कुछ अन्य पुरास्थल यहाँ खुदाई हुई है, वे हैं जैसे बिहार। तो बिहार में कहाँ है? बिहार में सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन है? खैराडीह और नरहन। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलते हैं। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि पालन करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरन का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की खेती भी करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कर्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं।
इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की स्वरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मृत्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र मिले हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु जो दक्षिण भारत है वहां पर पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा जाता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान है वो एक्सीडेंटल बैरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान जो फ्रैक्शनल है बैरियर है चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के मुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले जो जो पतले पत्थर हैं वो बताएं। कायदा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिपलीहल और संगलन, कल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चारावाह संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। तो कौन है जिनको भारत के लिए नियुक्त किया गया था? सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर जो कनिंघम है उनको पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1831 ईस्वी में भारत सर्वेक्षण को सरकार के लिए एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन, तो ये देखो वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत नहीं किया जाता है। क्यों नहीं करते हैं केंद्रीकृत? कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। तो जो देखो लॉर्ड कर्जन के समय जो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण थे तो इनने बात नहीं करी, लेकिन इसके फलस्वरूप के रूप में केंद्रीकृत जो कर जॉन मार्शल थे उनका इसका महत्व जो प्रथम था महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल के कार्यभार ग्रहण किया गया था। तो जो जॉन मार्शल है उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा करने वाले हैं। उत्तरों को हम देखते हैं। जैसे रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, ये देखिए ये मैंने क्वेश्चन कहा भी था, ये कौन थे? ये एक पुरातत्वविद भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट, जो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगमीय विभाजन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया? थॉमसन ने, या जो लुबाक ने, या टेलर ने, या चाइल्ड ने? तो थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। ठीक है, तो थॉमसन ने इसके बारे में चर्चा करी थी। चलिए इसके बारे में कुछ जान भी लेते हैं। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगमीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो जो जर्गेनसन और थॉमसन थे उनके द्वारा ये त्रियुगमीय विभाजन किया गया था। थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन जो था ये मध्य पाषाण काल में इसका प्रारंभ हुआ था, जबकि हमने देखा था नव पाषाण काल में अग्नि की खोज हो गई थी। ठीक है, तो अग्नि की खोज हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। तो देखिए पशुपालन जो था, पशु जो था उनके स्थान कहाँ कहाँ पर हमको मिले थे? तो आदमगढ़, हम लोगों ने जगह का नाम पढ़ा भी था कि जो आदमगढ़ जगह है यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, है ना, तो आदमगढ़ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं?
देखिए हड्डी के जो उपकरण थे वो 3 जगह से प्राप्त हुए थे, मैदहा से, है ना, और मैदहा था, फिर एक और मेरा था जो सराय नाहर राय, है ना, तो वो एक जगह थी, और एक और जगह थी दमदमा। तो दमदमा, सराय नाहर और मैदहा, जहाँ पर हड्डी के अवशेष जो थे, हड्डी के उपकरण थे, वो प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर मैदहा और सराय नाहर दोनों ऑप्शन सही हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से, सरायनाहर और मैदाहा से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो देखिए जो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने कहा था कि जो 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से निकले हैं वो कौन सी जगह थी, सराय नाहर राय, सॉरी सराय नाहर राय नहीं, दमदमा थी। जबकि सराय नाहर राय में कहा, उसमें कितने कंकाल एक साथ मिले थे, उसमें एक साथ 5 कंकाल मिले थे, ठीक है, जो कि सराय नाहर जगह थी। तो देखिए इसकी कुछ समरी भी देख लेते हैं। जैसे मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, मैदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए थे। शेष समाधानों में एक एक कंकाल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो जो खाद्यान्न है, ये खाद्यान्न जो है ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। तो जो नवपाषाण काल है इसमें प्रारंभ हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो जो भारत में अगर मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य देखें हम, तो ये हमारा नर्मदा घाटी के पास मिलता है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में स्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? तो नर्मदा नदी घाटी, जो कि अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव ने सर्वप्रथम जौ प्रयुक्त किया था। क्या? जौ, ठीक है, क्योंकि जो मानव था उसको गेहूं का ज्ञान नहीं था, चावल का, बाजरा, किसी का ज्ञान नहीं था। वो सबसे पहले जिस अनाज का प्रयोग किया वो था जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया जाता था। सबसे पहले जौ, फिर गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशियाई के देश में मानव द्वारा उगाया गया। भारत में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा था, ठीक है। तो ये 8000 की ईसा पूर्व भारत की बात हो रही है, जबकि पश्चिमी जो एशिया है वहां पर जौ की बात हो रही है कि जौ सर्वप्रथम उगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए जो कृषि थी, कृषि के जो, अगर हम देखिए 2 जगह हम लोगों ने देखी थी, एक तो लहौरा देव था, दूसरा मेहरगढ़ था। हमने ये भी चर्चा करी थी कि अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो जो लहौरा देव है उसको हम पहले वरीयता देंगे। तो यहाँ पर लहौरा देव देखो, बी ऑप्शन सही है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहौरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा, जो कि इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहौरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहौरा देव के विकल्प में न होने पर इसका उत्तर पूर्व की भांति ही होगा, यानी मेहरगढ़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वो कहाँ से होते हैं? तो देखिए यहाँ पे कोल्डीवा, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम और मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ दे दिया गया, लहौरा देव नहीं दिया गया, मतलब यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? वही फिर आ गया क्वेश्चन, मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो जो कृषि के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो हमने देखा था कि मेहरगढ़ की बार बार बात हो रही थी, और दो ही जगह कृषि की बात चली है जहाँ पर सर्वप्रथम सबसे पहले कृषि होने के साक्ष्य मिलते हैं, मेहरगढ़ और लहोरादेव। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन और कृषि जो थी, इसके जो साक्ष्य मिले हैं, ये भी कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। क्योंकि देखिए स्थायी जीवन कब होगा? नवपाषाण काल में, है ना। और नवपाषाण काल में मेहरगढ़ जगह है, क्योंकि वहां पर ही ऐसे साक्ष्य मिले हैं गेहूं इनके। तो इसका मतलब गेहूं चावल का जो भी मिला है, तो वो मेहरगढ़ जगह है, तो मेहरगढ़ ये भी हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो पशुपालन देखिए यहाँ पर बागोर, ये इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि बागोर जो है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और भी एक जगह थी जो कि होशंगाबाद में आदमगढ़ के नाम से जानी जाती थी, तो वहां से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ देख भी लेते हैं। जैसे मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के मध्य प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? ताम्र पाषाण युग को, क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था कि जो ताम्र युग है, ताम्र पाषाण युग है, उसको कोलोथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आहार संस्कृति थी, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आहारवासी जो थे वो तांबे का प्रयोग करते थे, और तांबा तभी प्रयोग कर सकते हैं जब उसको गलाना जानते हो, उसका प्रयोग करना जानते हो। कैसे करेंगे? ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल ये भी बात सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से सुमेलित आकृतियां उकेरी गई हैं। तो ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये भी इन्होंने गलत कहा, ये लोग चावल से भी परिचित थे। और आहारवासी कैसे? तांबा गलाना जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर, तो इसमें 1, 3 और 4 सही है। अच्छा सॉरी, ये चावल से परिचित नहीं थे, तो 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? तो ऐसी कौन सा स्थल था, है ना, जो हड़प्पा सभ्यता से लेकर और सांस्कृतिक जो भी अवशेष हैं पाषाण संस्कृति से हड़प्पा के मध्य के, तो वो कौन सी संस्कृति है? ठीक है, तो यहाँ पर हम मेहरगढ़ को देख सकते हैं, क्योंकि मेहरगढ़ एक ऐसी जगह थी जो पाषाण युगीन भी थी और हड़प्पा युगीन भी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली। देखिए हम लोगों ने नवदा टोली के बारे में भी बात करी थी कि जो नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो थे H.D. संकालिया। ठीक है, तो H.D. संकालिया द्वारा नवदा टोली का उत्खनन करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नवदा टोली के बारे में भी हमने कहा था कि ये एमपी में स्थित है, और एमपी की बहुत सारी चर्चाएं पहले भी चल रही थी। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो बृहत पाषाण स्मारक हैं, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, तो जहाँ पर मृतकों को दफनाया गया था वहां से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। राख का टीला, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और हमने इसके बारे में बताया भी था कि जो राख का टीला है ये एक नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है, और इसके ऑप्शन क्या क्या है? बुदुहॉल, संगनकल्लू, कोल्ढीवा और ब्रह्मगिरी। तो जो संगनकल्लू है, ये कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले से प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, या सोन नदी का उपागम। तो देखिए भीमबेटका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि वहाँ पे सबसे ज्यादा चित्र बने हैं,
है ना, चित्र शैलियाँ हैं। तो इसका मतलब ये जो पसंद किया गया है ये भी किस पे, गुफाओं के शैल चित्रों के आधार पर भीमबेटका को प्रसिद्ध माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई प्रसिद्ध कौन है? भीमबेटका, अजंता, है ना, या बाघ या अमरावली। तो भाई अजंता या भीमबेटका में अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो जो हमारी भीमबेटका है वो प्राचीनतम है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो जो भीमबेटका है इसकी गुफाएं कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसकी गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। और रायसेन कहाँ पड़ता है? हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी करी थी कि जो रायसेन है ये हमारा सॉरी अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका। चलिए अब आगे के हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में तैयार करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम 30 क्वेश्चन के आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके बाद हम सैंधव सप्ताह को पढ़ते हैं। ओके बाय। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल रहेंगे और आपका दिन शुभ हो।